गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आज के सेशन को जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अगले 4 से 5 मिनट के अंदर हम अपना जो भी हमारा शेड्यूल होता है उसका वेट करके हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ हमारे बुक्स के रिगार्डिंग भी वर्क हो रहा है, कुछ वेबसाइट के रिगार्डिंग भी वर्क हो रहा है और कुछ हमारे फैमिली भी फंक्शंस थे, उसकी वजह से थोड़ा बीच में समय नहीं लग पा रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो एक हमारी बुक है गाइड, जो एफिकेसी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो बुक का जो न्यू अपडेटेशन है वो प्रिंटिंग की तरफ को जा चुका है। जल्दी आपको इसका एक और भी ब्रीफ वर्जन बुक में मिलेगा। इसमें तो अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज और डिजीज देखने को मिला था। मान लीजिए जैसे कि फाइब्रोइड पे था, पीसीओडी पे था, बल्कि यूट्रस पे था, इस तरह की चीज़ों पे था ये बुक हमारा। पर जो नेक्स्ट बुक आएगा उसमें कुछ हमने फॉर्मुलेशंस को कैसे चेंज करना है, कब चेंज करना है, उसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि जो आप लोगों के ग्रुप्स बनाए जाने हैं, ग्रुप्स के लिए हम सबसे पहले अभी वेबसाइट को अपना कर रहे हैं। मैं इस आज के सेशन में आपको वेबसाइट भी अनाउंस करूंगा, जो कि हमारी वेबसाइट वर्किंग में आ चुकी है। उसके अलावा वेबसाइट के अलावा उसी वेबसाइट के ऊपर अभी हम कुछ न्यू अपडेटेशंस कर रहे हैं और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जो आपको ग्रुप, आपके जो ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे आपको, वो आपको आपके वेबसाइट के ऊपर ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू मिलेंगे। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने डिटेल भरेंगे, आप अपनी डिजीज़ की डिटेल भरेंगे, आपके पास एक कंपनी की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से ऑथेंटिकेशन फ़ोन आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। आप उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव करके तो आप अपने जो रिस्पेक्टेड ग्रुप्स होंगे आप उसमें सारे खुद ब खुद ऐड ऑन हो जाएंगे। इस तरह से हम अपना जो वेबसाइट है उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी बेसिक हमारे दो ये मेन चीज़ें जो वर्क में चल रही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस प्लीज़। जी, तो एक भी बच चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक हमारा जो वेबसाइट जिसके थ्रू आप सबको आपके लिंक्स, ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, वो वेबसाइट के ऊपर वर्क हो रहा है। और दूसरी जो हमारी गाइड टू एफिकेसी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बुक थी, उसको भी रीअपडेट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको जल्दी ही मिल जाएँगी हमारी तरफ से। और जैसे कि आप जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे डेली रिजल्ट्स भी अपलोड हुआ करेंगे। फिर और भी जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिला करेंगी। इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ें हम अपने रेगुलरली उस वेबसाइट पे आपसे शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ समय ना गँवाते हुए हमारा आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने का समय हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप भारी से भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो 2 पार्ट का है सेशन। हाँ, आज के सेशन में जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर बताऊँगा कि अब आने वाले सेशंस में हम पेटेंट प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पेटेंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्कशन नहीं करूँगा, पर मैं आपको पेटेंट प्रोडक्ट के रोल ज़रूर बताऊँगा। हो सकता है कि उससे इन्फ्लुएंस होके आप उसको परचेज़ करने के लिए सोचें, पर उससे पहले एक बार उसके रोल को, हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से कंज़्यूम करने की कोशिश करें, ताकि उससे आपका भी एक अच्छा बेनिफिट हो सके। तो इसी के साथ जो आज का हमारा सेशन है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट जो हमारे गायनी सेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हुए लेके जाएँगे। गायनी में हमने फाइब्रॉइड के ऊपर डिस्कस किया था और जनरल गायनिक कंडीशंस के ऊपर डिस्कस किया था, बेसिक क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। पर आज जो है हमारा, आज का जो 2 पार्ट पर है, एक तो है हमारा सिस्ट, सिस्ट इन ओवेरियन सिस्ट, और उसके साथ आपका फ़्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसके ऊपर हमारा बेसिक आज डिस्कशन रहेगा। उसके साथ-साथ जो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बेस, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस, कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस इतनी किसी भी गायनिक कंडीशन के दौरान में हार्मोनल डिसबैलेंस जल्दी क्यों हो जाता है, क्या हार्मोनल डिसबैलेंस के सिम्पटम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्ट के ऊपर। एंडोमेटेरियल सिस्ट, एंडोमेटेरियल सिस्ट जो होती है ये आपकी एंडोमेटेरियल टिश्यूज आउटसाइड द यूट्रस ऑन द ओवेरीज। ये आपके यूट्रस से बाहर की तरफ को होते हैं और ओवरीज की तरफ को होते हैं।
यूट्रस से बाहर होने के बाद के साथ ये ओवरीज की तरफ को जाते हैं, तो बीच में आपका फ्लोपियन ट्यूब भी आता है और ये सारी साथ में फिर लास्ट में ओवरीज आती हैं। इसके अंदर टिश्यूज जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर टिश्यूज जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो सिस्ट जो होता है, एंडोमेट्रियल सिस्ट जो कंडीशन होती है वो बन जाती है। यही सिस्ट अगर प्रोलॉन्ग हो जाए या फिर टॉक्सिक हो जाए तो वो आपका कैंसर के रूप में भी लेने कैंसर का रूप भी ले लेती है। इसी तरह से ये तो अफेक्ट जो है इसके ये वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एजेस के ऊपर ये अफेक्ट करता है। जो फर्टिलिटी एज होती है उसको ऊपर भी डिस्टरबेंस करता है जो आपका एंडोमेट्रियल सिस्ट होता है। उसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं वो पेल्विस पेन है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी, पेनफुलनेस ड्यूरिंग इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त पेनफुलनेस होती है फीमेल को, उसके साथ हैवी पीरियड्स जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग भी ज़्यादा हो सकती है और इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपके बेसिक दो तरह की चीज़ें फंडामेंटल चीज़ होती है जो आपकी एंडोमेट्रियल सिस्ट होती हैं। ये किस बेस पे होती है? एक आपकी होती है इन्फ्लेम्ड, जो आगे कंडीशन बन जाती है इन्फ्लेम्ड फ्लोपियन ट्यूब। जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन बन जाता है, उसमें आपका मवाद इकट्ठा हो जाता है और वो उसमें सोजिश बन जाती है, सूजन बन जाती है, जिसकी वजह से कंसीविंग ना होती है, कंसीविंग नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा होता है आपका इन्फ्लेम्ड ओवरी। जो गायनी का जो लास्ट पार्ट होता है वो ओवरीज होता है और उसके अंदर भी सिस्ट जो होती है, जो एक्स्ट्रा सेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सूजन हो जाती है और वो सूजन होने की वजह से वो आपका ओवरी में कुछ सिम्टम बन जाते हैं। अब मैं इसमें आपके कुछ जो जर्नल जो ये डिजीज आपको बताई गई है, कंडीशन आपको बताई गई है, इसके कुछ मैं आपको जर्नल फॉर्मूलाज में आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको जो कुछ बेसिक क्या इसमें यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बुक है गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक, इसमें ये 3 फॉर्मूलाज आप कभी भी किसी भी पेशेंट को जिसके अंदर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप दे सकते हैं। जिसमें कि फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 22। फॉर्मूला नंबर 22 है ओफराइटिस का मतलब, ओफराइटिस का फॉर्मूला है जिसका मतलब इन्फ्लेमेशन इन वन और बोथ ओवरीज। आपकी ओवरीज में इन्फ्लेमेशन बन रही है, चाहे वो सिस्टिक इन्फ्लेमेशन बन रही है, चाहे वो फ्लूइड इन्फॉर्मेशन पीओडी पीआईडी इन्फॉर्मेशन बन रही है, पर आप किसी भी तरह की जब आपकी ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है तो उसके लिए आप ओफराइटिस का फॉर्मूला नंबर 22 आप बुक से देख के दे सकते हैं। उससे नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 23 जो कि बुक में इसका नाम दिया गया पीआईडी, पेल्विस इन्फ्लेमेशन डिजीज जिसको बोलते हैं। इसमें भी आपका किसी भी तरह के हार्ड टिश्यूज या सॉफ्ट टिश्यूज से आपका पेल्विस इन्फ्लेमेशन हो रही है, ओवरीज ब्लॉकेज हो रही है, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो रही है, तो उसमें के दौरान पे भी आप ये जो फॉर्मूला है आप शुरू में दे सकते हैं। इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है देखने को मिलेगा आपको, S2 और S2C2 और S1C1, इसका आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला है जो आपका इसी तरह की कंडीशन में होता है वो है फॉर्मूला नंबर 28। इसका नाम है सॉरी इसका नाम है सल्पेंजाइटिस। सल्पेंजाइटिस का मतलब होता है कि जो आपकी ओवरीज होती है और आपका यूट्रस और जो आपका फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस का जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं और ओवरीज और फ्लोपियन ट्यूब का जो जंक्शन पॉइंट होते हैं वहाँ पे उसकी ब्लॉकेज बन रही है, उसमें भी आपका सल्पेंजाइटिस का जो सिम्टम्स बन जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 22, फॉर्मूला नंबर 23 और फॉर्मूला नंबर 28, ये 3 फॉर्मूला आप अपने पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं शुरू के दौर में। और इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप देंगे पहली बार में 2 हफ्ते के लिए आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे जाने से पहले जो अभी तक मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई कंफ्यूजन आपको, तो प्लीज़ एक बार अपना पॉइंट रेज करें, क्वेश्चन रेज करें। तीन फॉर्मूला बताए गए आपको 22, 23, 28। किसी भी तरह की आपके ओवरीज की डिस्टर्बेंस है या फ्लोपियन ट्यूब की डिस्टर्बेंस है उसके अंदर आप इस फॉर्मूला को यूज करवा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी
भी होती हैं जो शायद से बुक में आपको देखने को ना मिले। जैसे कि आपका हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला को इसलिए नहीं लिखा जाता है कि अगर कई बार आप उसको एकदम से एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर दे तो कई बार हाइपरनेस बन जाती है। बुक में ये लिखा गया कि कब आपको हॉट कंप्रेस को देना है, 2 हफ्ते के बाद देना है। अगर 2 हफ्ते से पहले देना है तो क्यों देना है, वो भी बुक में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर उसके साथ ही मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बुक का फॉर्मूला देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप उसको इस फॉर्मुलेशन के ऊपर लेके आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला है S2GE, स्कोरोफ्लोसो 2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, बिफोर मिल फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है C2YE, कैंसलेसो 2 और येलो इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 फॉर्मुलेशन आप पेशेंट को खाने से पहले, खाने के बाद, किसी भी तरह के जिसमें ओवेरियन सिस्ट या ओवरीज के ऊपर डिजीज बनी है या फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर डिजीज बनी है, उसके अंदर आप इन 2 फॉर्मूला को खाने से पहले, खाने के बाद दे सकते हैं। अब इसी के साथ मैं ऐड करता हूँ आपको हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस का मतलब होता है गर्म सेक। अगर तो मान लीजिए शुरू से ही पेशेंट को हैवी क्लॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आप शुरू से ही हॉट कंप्रेस देने के लिए स्टार्ट करवा सकते हैं। पर अगर अभी तक पर्सन को ज़्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग नहीं हुई है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 2 हफ्ते के बाद हॉट कंप्रेस को यूज़ करवाएं। हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा? वो फॉर्मूला रहेगा S2C2 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, स्कोरोफ्लोसो 2, कैंसलेसो 2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका पहला हॉट कंप्रेस का फॉर्मूला रहेगा। जब आप इस फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम 2 वीक्स टू 1 मंथ के लिए आप इसको कंटिन्यू सुबह और शाम 2 बार, सुबह जैसे उठता है पेशेंट उस समय, और रात को सोने वक्त जब वो लेट जाता है, सोने के लिए लेट रहा है, तो उस समय एक बार 10-10 मिनट के लिए आप हॉट कंप्रेस को कराएंगे। फॉर्मूला है S2C2GE। पहले 1 मंथ के लिए, 2 वीक टू 1 मंथ के लिए S2C2GE। और अगर किसी कारणवश क्लॉटिंग ज़्यादा होती है या फिर क्लॉटिंग नहीं हो रही है, इन दोनों में से चाहे ज़्यादा हो या नहीं हो रही है, तो भी आप GE की जगह पे RE को यूज़ करवा सकते हैं। S2C2GE, पहले आपने S2C2GE का ही हॉट कंप्रेस करवाना है, और कुछ समय के बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है आपको उस तरह से, तो आप GE की जगह पे RE का यूज़ करवा सकते हैं। चाहे कम रिजल्ट आए या फिर ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हो, तो मतलब ज़्यादा चीज़ बन रही हो या कम चीज़ बन रही हो, आप दोनों तरह की कंडीशन में आप हॉट कंप्रेस को GE और RE से चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा इसमें हमारे जो पेटेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर जाऊंगा मैं। पेटेंट प्रोडक्ट में सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका सिरप। इसमें आप 3 सिरप का यूज़ करवाएंगे पेशेंट को। वैसे तो आप अदर भी करवा सकते हैं। डेफिनेटली अगर गायनी की कंडीशन बनी हुई है तो कहीं ना कहीं पे कुछ पेशेंट में आपको गैस्ट्रिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। आज का जो मेरा टॉपिक है पेटेंट प्रोडक्ट में, वो सिरप्स का टॉपिक है, तो उस समय मैं आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ब्रीफ में जाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आप बेसिकली कौन कौन सा पेटेंट यूज़ करवा सकते हैं। एक है गाइनोविट, दूसरा है गाइनी प्लस, और तीसरा है हमारा एल्कोलिन। गाइनोविट और गाइनी प्लस कब देना है हमने? अगर आपको मान लीजिए मालूम पड़ता है कि सिर्फ जनरल डेफिशिएंसी है, पेशेंट में वीकनेस बन रही है, तो आप गाइनोविट दे दीजिए। पर आपको पता चल रहा है कि हार्मोनल डिसबैलेंस भी ज़्यादा बन रहा है, तो गाइनोविट की जगह गाइनी प्लस दे दीजिए। वहीं पे अगर आपको लगता है कि पेशेंट के अंदर क्लोटिंग ज़्यादा आ रही है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उस दौरान में आप उसको एल्कोलिन जो सिरप है वो दे सकते हैं। 3 सिरप कौन कौन से बोले गए थे? गाइनोविट, अगर ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पेशेंट है, विदाउट सिम्टम है, तो उसमें गाइनोविट दे दीजिए। अगर ज़्यादा सिम्टम्स है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस भी हैं, तो उसमें गाइनी प्लस दे दीजिए। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या क्लोटिंग होती है या वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, तो उस समय आप एल्कोलिन दे दीजिए। ये 3 जो आपके सिरप से आप इसका कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेटिव में यूज़ करवा सकते हैं गायनी के इन कंडीशंस के अंदर। उसके बाद जो टैबलेट है वो है 1 नंबर, 7 नंबर और 21 नंबर। 1 नंबर टैबलेट जो है हमारी, और जो 7 नंबर है वो आपका GIT के लिए। 21 नंबर जो है आपका, वो आपका किसी भी तरह के आपका जो KUB हो जाता है, हमारा किडनी, यूरिनरी और ब्लैडर सिस्टम जो होता है, फीमेल्स में यूट्रस सिस्टम हो जाता है, उसके ऊपर ये आपका एक अच्छा रिजल्ट उसके ऊपर ये आपका एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको हेल्प कर सकता है।
एल्कोलिन जो सिरप है वो। जी, तो ये जो टैबलेट था वो था 1 नंबर, 7 नंबर और 21 नंबर। 1 नंबर टैबलेट जो है वो हमारी टैबलेट आपका किसी भी तरह के जैसे इन्फ्लेमेशन भी होते हैं, उसके अलावा कोई वीकनेस होती है, किसी भी तरह का कोई आपको सिम्टम बन रहा है, थर्ड सिम्टम बन रहा है, उसके अंदर आपको ये जो 1 नंबर टैबलेट है वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। उसके साथ 21 नंबर जो 7 नंबर टैबलेट है वो आपका बेसिकली जीआईटी के ऊपर वर्क करेगी और 21 नंबर जो है वो केयूबी के ऊपर वर्क करेगी। ये थे हमारे टैबलेट। और लास्ट में आता है आपका ऑइंटमेंट। जब हम उसको हॉट कंप्रेस देंगे तो उस समय हम हॉट कंप्रेस देने के 10 मिनट के बाद उसका ग्रीन ऑइंटमेंट का पेल्विस रीजन के ऊपर और ओवेरियन रीजन के ऊपर हम उसका मसाज करवा सकते हैं। उससे भी आपको पेशेंट के अंदर एक अच्छा रिलीफ देखने को मिल जाएगा। ग्रीन ऑइंटमेंट का मसाज करवाने से ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हमने दो फॉर्मूला यूज किए, H2GE, C2YE, बिफोर मील आफ्टर मील फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमारा हॉट कंप्रेस जो है हमारा वो है H2C2GE। और अगर 1 महीने के बाद अगर किसी कारणवश रिजल्ट में कमी है या कंडीशन हाइपर हो रही है तो उसमें जीई की जगह आरी का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर उसके बाद जो पेटेंट आपको बताए गए वो था गाइनी प्लस सिरप, गाइनोविट सिरप और एल्कोलिन सिरप। और लास्ट में आपको टैबलेट और ऑइंटमेंट के बारे में बताया गया। 1 नंबर टैबलेट 7 नंबर टैबलेट, 21 नंबर टैबलेट, सिंगल टैबलेट लेना है आपने। 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह और शाम पेशेंट को, सिरप भी और टैबलेट भी। जो पीने वाली बिफोर मील आफ्टर मील दवाई है वो आप उसको तीनों टाइम दीजिए, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में। पर जो आपका पेटेंट है वो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और जो ऑइंटमेंट डाइल्यूशन D5 रहेगा ना? जी डाइल्यूशन, बिल्कुल जी, डाइल्यूशन D5 रहेगा जी शुरू में। जो आपको अभी ये जो फॉर्मूला बताया गया है ये आप फॉर्मूला कम से कम कोशिश कीजिए कि 1.5 महीने के बाद पेशेंट को दिया जाए। सबसे पहले जो बुक वाला आपको 3 फॉर्मूला बताए गए ना, पेज 22 नंबर फॉर्मूला, 23 नंबर फॉर्मूला और 28 नंबर फॉर्मूला, उनमें से कोई भी फॉर्मूला आप पेशेंट को शुरू के 2 हफ्ते से स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो पहला पार्ट था जिसमें हमने गायनी की डिजीज के ऊपर डिस्कस किया। अब इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट था गायनी की डिजीज, उसके ऊपर मैं जाऊंगा। जो इसमें मैं कुछ सिम्टम्स का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब आता है वो मल्टीपल सिम्टम्स के साथ आता है और उसकी मल्टीपल कंडीशंस होती है। इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि ये तो हमें हमारे पास इस तरह का पेशेंट आया था पर हमने उसको कोई और चीज अज्यूम कर ली थी और इसलिए हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाया। तो इसी के साथ मैं सारे जो आपके सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है गायनी की किसी भी डिजीज में वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस के आगे आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटल वेलनेस के सिम्टम्स के, जो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, बार बार इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स। फिर आपका मूड स्विंग्स हो गया, पुअर मेमोरी हो गया और ब्रेन फॉग और क्राइंग का मतलब कि आप बार बार उदास हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। ये आपका जो सिम्टम्स हैं ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के भी इंडिकेशन होते हैं फीमेल्स में। अब इसके बाद हम आते हैं स्किन और हेयर के ऊपर। स्किन में आपके जैसे एक्ने हो गया या स्किन के ऊपर रैशेज हो गई, वो भी आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की निशानी होती है। ड्राई स्किन होना, हेयर लॉस होना और स्ट्रेच मार्क्स होना, आप बेली स्ट्रेच मार्क्स होना बनना बार बार। उसके बाद रफ और डल हेयर होना और आपके जो जख्म होते हैं वो ज़्यादा गहरे जख्म हो जाना या फिर जख्म कम भरना। इस तरह के भी जो सिम्टम्स है वो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस में देखने को मिल जाते हैं। थर्ड है हमारा न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम है वो है स्लीप के बेस पे है। आपको ज़्यादा नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, कभी कभी नींद टूट टूट के आती है, रात को सोते हैं फिर जाग जाते हैं, फिर सोते हैं फिर जाग जाते हैं, इस तरह से बार बार आपको नींद के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। फिर उसके साथ आपका जो स्लीप के साथ इंसोमिया हो गया या स्लीप एपनिया हो गया, आवाजें आना सोते वक्त, बातें करना सोते वक्त,
ये सारी चीज़ें भी आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की तरफ को इशारा करती है। अब उसके बाद हम जीआईटी के ऊपर जाएंगे। जीआईटी में जो आपके होते हैं वो है इरेगुलर डाइजेशन एंड एपिटाइट, आप आईबीएस की तरह सिम्टम हो सकते हैं। फिर ओवर फूड कार्विंग, ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है, पुअर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग एंड गैस, ये इस तरह के सिम्टम आपको हार्मोनल डिसबैलेंस में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद आपका मसल एंड बोन के ऊपर जो सिम्टम्स हैं, मसल वीकनेस होती है, जॉइंट पेन्स होती हैं, फटीग, बार बार थकावट हो जाती है। फिर आपके नाखून जो होते हैं वो अलग अलग उसमें सफ़ेद तरह के दाग आना शुरू हो जाते हैं, नाखून के जो बनावट है वो ख़राब होने शुरू हो जाती है। इस तरह के भी जो सिम्टम्स हैं आपको जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसमें देखने को मिल जाते हैं। आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस भी आपको हार्मोनल डिसबैलेंस में देखने को मिलती है। इसलिए जब भी कभी आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आती है तो उसमें एक चीज़ जरूर कंसिडर की जाए कि कहीं उसको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं बने हैं, क्योंकि अगर 100 पेशेंट आप फीमेल का देखेंगे तो उसमें से 90 पेशेंट को आपको हार्मोनल डिसबैलेंस का पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके उसका जो आर्थराइटिस का कंडीशन है वो कंट्रोल में आना शुरू होगा। अदरवाइज आप उसका आर्थराइटिस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा है सॉरी वेट एंड फैट, वेट गेन हो रहा है। फिर आपका हार्ड टू लूज वेट, जो वेट है वो आप सही से लूज नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल होता है लूज करने को। और उसके साथ आपका जो आपका सडनली वेट लॉस भी हो सकता है इसमें, और हाई कोलेस्ट्रॉल भी रह सकता है आपका। ये आपकी जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस, तो वेट गेन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, ओवरवेट, एकदम से सडनली लूज ऑफ वेट, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद नर्वस सिस्टम में एक और आपका सिम्टम आता है जो कि बॉडी टेम्परेचर का सिम्टम होता है। उसमें एक्सेसिव स्वेटिंग, आपको बार बार पसीना आ रहा है। फिर पसीने से आपके स्मेल आती है, ऑर्डर आता है, बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है, ज़्यादा प्यास लगती है। और उसके साथ आपका कोल्ड और गर्मी और सर्दी के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी बन जाती है आपकी। ये भी आपके कुछ सिम्टम हैं। और लास्ट है हमारे जो इनके हार्मोनल और पीरियड्स और आपके फर्टिलिटी के रिगार्डिंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं। पीरियड्स का मतलब कि आपका शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, लॉन्ग पीरियड्स हो सकते हैं, क्लोटेड मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके क्लोट्स जो है वो निकलना जायज़ हो सकते हैं। फाइब्रोइड में भी क्लोट आ सकता है, फिर आपका सिस्ट में भी, डर्मोइड में भी क्लोट आ सकता है। इस तरह की सारी कंडीशन में आपको क्लोट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर फर्टिलिटी का हो सकता है, पेशेंट को मिसकैरेज हो रहा है बार बार, या फिर वो इनएबिलिटी टू कंसीव हो रहा है, उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है सही से। ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के सिम्टम्स। जब आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आता है, वो आपको बता रहा है कि उसने आपको आके बताया कि उसको रीढ़ में दर्द हो रही है, पर उसमें भी आपको अगर 5 सिम्टम आप चेक करें और 5 में से अगर 3 आपको हार्मोनल डिसबैलेंस के दिख रहे हैं, तो आपको जो पहला फॉर्मूला बनाना है वो आपको रीढ़ की हड्डी के लिए नहीं बनाना चाहिए। जो फॉर्मूला बनाना है वो आपको हार्मोनल बेस्ड फॉर्मूला बनाना चाहिए। उसमें कोई ना कोई, अगर मान लीजिए एंटोमेड हमारा प्रलोंग सॉरी हमारे प्रलोंग पीरियड्स आ रहे हैं या शॉर्ट पीरियड्स आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम को देख के आप बुक से फॉर्मूला यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि पेशेंट के कोई यूनिक सिम्टम है, या उसकी आपके पास अल्ट्रासाउंड है तो उसमें आपको पता चलता है कि फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो उसको भी आप आगे मैनेज करवा सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। सॉरी मैंने म्यूट नहीं किया था।
मुझे कोई बताएगा, मैंने लास्ट कौन सा पॉइंट बोला था आपको? मुझे बॉडी टेम्परेचर के बाद मैंने आपको फर्टिलिटी और पीरियड प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया क्या? नहीं सर, हार्मोनल डिसबैलेंस वही चल रहा था तो। जी, हार्मोनल डिसबैलेंस में हमारा बॉडी टेम्परेचर तक मैंने आपको बता दिया था शायद से, है ना? नहीं एक्सेसिव स्वेटिंग। म्यूट था, आपका म्यूट था। ओके, वेट गेन के रिगार्डिंग बताया गया। हाँ, वेट गेन, यस, दैट इज द वेट थैंक यू, लूज। थैंक यू प्लीज। टॉपिक इज लास्ट द वेट लूज। यस, वेट एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, सडनली वेट लॉस हो सकता है, इसके बारे में था। फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर, जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग और आपका स्मेली स्वेट और उसके साथ आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेस ऑफ थर्स्टीनेस, इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और जो लास्ट जो सिम्टम है वो हमारे प्योरली हार्मोनल बेस के सिम्टम, जैसे कि आपके पीरियड्स हो गए उसके रिगार्डिंग पे सिम्टम, और उसमें फिर आपका फर्टिलिटी के रिगार्डिंग पे सिम्टम। पीरियड में आपके प्रोलॉन्ग पीरियड हो सकते हैं, शॉर्ट पीरियड हो सकते हैं, हैवी क्लोटिंग हो सकती है। और क्लोटिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हो सकता है पेशेंट को सिस्ट बनी हो, डर्मोइड बना हो, फाइब्रोइड बना हो, इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हैवी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है फर्टिलिटी का, जिसमें कि इनएबिलिटी टू कंसीव, की कंसीविंग नहीं हो पाती है पेशेंट में क्योंकि उसका फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बना हुआ है या फिर उसका ओवेरियन ब्लॉकेज बना हुआ है। मिसकैरेज ज़्यादा होने को देखने को मिलते हैं इस तरह के पेशेंट में। और उसके बाद जो लास्ट है वो आपका इनफर्टिलिटी और लो इंटीमेट, कि उसमें जो पेशेंट होता है वो इंटीमेसी भी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस तरह के आपको हार्मोनल डिसबैलेंस में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपसे अराउंड 7 to 8 जो सिम्टम्स तरह के सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस किया। अब आपके पास मान लीजिए कोई फीमेल पेशेंट आता है, वो आपके पास एंजाइटी का पेशेंट आया है, पर जब आप उसके ये 7 to 8 तरह के उसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, उसमें से जो मेजर सिम्टम है आपके हार्मोनल सिम्टम्स में से अगर आपको 1 या 2 सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, तो शुरू में उसको आप एंजाइटी बेस या फिर न्यूरोलॉजिकल बेस ट्रीटमेंट ना करने के बजाय भी आप उसमें जो उसका ट्रीटमेंट है वो हार्मोनल बेस के ट्रीटमेंट को करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट शुरू में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला कि उसको अर्थराइटिस के पेन हो रहा है, पर वहीं पे आपको मालूम पड़ गया कि ये पेशेंट जो है इसकी प्रोलॉन्ग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, या फिर अब जो ये पेशेंट है ये हमारा जो मेनोपॉजल सिंड्रोम की तरफ को जा रहा है, तो उस समय पहले आप उसका अर्थराइटिस से पहले आप उसको हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करें, तो उस तरह के पेशेंट में आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आज मैंने आपसे 2 बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। फर्स्ट जो हमारी ओवरीज और फ्लोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग के जो डिजीजेस थे, जिसमें कि आपकी सॉफ्ट टिश्यू सेल्स सिस्ट होते हैं, हार्ड टिश्यू सेल टिस्ट होते हैं, सिस्ट होती है, उसके अलावा हमारा PID होता है, पेल्विस इन्फॉर्मेशन डिजीज होता है। इस तरह की आपको चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती हैं। और दूसरा हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया। मैंने कुछ आपसे फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे, बुक से भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। जो आपके एंडोमेट्रियल सिस्ट के लिए अगर आपको फॉर्मूला देना है तो उसमें आप 22 नंबर, 23 नंबर, 28 नंबर फॉर्मूला को दे सकते हैं बिना किसी भी सोच से, बिना किसी सेकंड थॉट को दिमाग माइंड में लाए हुए आप उन 2 फॉर्मूला को यूज़ करवाइए, 3 फॉर्मूला में से किसी को भी यूज़ करवाइए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आने को शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात रही हार्मोनल डिसबैलेंस की, इसमें आपका कुछ फॉर्मूलाज इसके हार्मोनल डिसबैलेंस के नेम से लिखे गए फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपका एंडोमेट्राइटिस हो गया, फिर आपका मेट्राइटिस हो गया, फिर आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया। इस तरह के फॉर्मूलाज आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस के अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसमें आप उनको शुरू में चला सकते हैं। किसी भी तरह के पेशेंट के अंदर हॉट कंप्रेस जरूर दें 2 हफ्ते के बाद, शुरू में बेशक ना दें, पर 2 हफ्ते का हॉट कंप्रेस एक बार जरूर एडमिनिस्ट्रेट करवाएं, ताकि हमें पता चले कि और उसकी जो रिलीफ है उसमें क्या चेंजेस आने शुरू हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो पार्ट था आज के सेशन का वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने गायनी के डिजीज के लिए नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जैसे कि आपका वेजिनाइटिस हो गया, लुकोरिया हो गया, फिर आपका
जो आउटर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज होती है उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का हमारे सेशन का पहला पार्ट कंक्लूड हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप में से अभी पूछे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ को जाने की चेष्टा करेंगे। जी शर्मा साहब, मुझे एक क्वेश्चन है। जी जैसे अगर पेशेंट लेडीज अगर लिम्फेटिक अगर हो, जी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का, जी तो ऑलरेडी वो कोल्डनेस रहता, और एस2 का जो हम लोग जो मेडिसिन प्लांटेशन का जो ये है वो भी कोल्डनेस है। जी तो इस सिलसिले में क्या किया जाए इसको? मतलब पहले एस2 का हम लोग तो कोल्डनेस जो उसको प्लांटेशन का जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज है वो जी कोल्डनेस है, जी और पेशेंट जो है लिम्फेटिक है उसका जी अंदर लिम्फ इशू है तो वो कोल्डनेस है। तो इस जी सिचुएशन में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दीजिए। पेशेंट लिम्फेटिक है पर जो डिजीज है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि डिजीज की भी अपनी एक नेचर होती है ना। ब्लड बोर्न डिजीज भी हो सकती है, वो लिम्फ बोर्न डिजीज भी हो सकती है। तो जो पहली बार हमने जो कंक्लूड करना है वो हमने डिजीज के नेचर के ऊपर कंक्लूड करना है। अगर ब्लड बोर्न डिजीज है तो हम उसमें A2 को यूज करें, हम उसमें सेंगोइन रेमेडी को यूज करें। और अगर वो आपका लिम्फ बोर्न डिजीज है तो उसमें फॉर्मूला में ही आपको दिख जाएगा, L1 का यूज होता दिख जाएगा, VAN1 का यूज होता दिख जाएगा, A2 का यूज होता दिख जाएगा, VAR1 VAR2 का यूज होता दिख जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट का टेम्परामेंट ये है और डिजीज उसकी अदर है तो उसमें हमें कौन सी रेमेडी देनी है, यही क्वेश्चन था ना आपका। जी जी, मतलब अगर पेशेंट लिम्फेटिक है और अगर मैं जैसे लेडीज प्रॉब्लम है जो हम लोग एस2 को यूज करना है, जी 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 जैसे सिस्ट हो गया, जी तो ये दोनों का हम लोग वही चीज का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें कि हमने दोनों S1 और प्रॉपर्टीज C1 का कोल्डनेस है कंक्लूजन इसका। भी किया है, उसी के लिए हमने S1 और C1 का कंक्लूजन भी किया है। अच्छा जी, जो आप बुक में मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना 22, 23 और 28, उसमें से आपको कुछ फॉर्मूला में S1 और C1 भी अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। ठीक। किन्हीं डॉक्टर साहिबान का कोई क्वेश्चन? तो चलिए हम अपने आज के जो सेशन है उसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ को जाते हैं। बचदानी में जो बताएं मास्टाइटिस के बारे में, जी बचदानी का सूजन, जी जी उसमें H2RE लिखा हुआ, C2G लिखा हुआ है, हाँ जी ठीक है। जी जी तो RE का क्या रोल यहाँ पे सूजन के लिए है? वहाँ तो B का होना चाहिए अधिकतर। सर, जो ब्लीडिंग है ना उसकी जो ब्लीडिंग है उसके लिए आरी को किया जाएगा, क्योंकि सूजन उसकी कम होगी ब्लीडिंग के थ्रू ना। मतलब समझे नहीं आपकी बात को हम। जो जो उसको सूजन बनी है ना, बचदानी सूजन जो है, जी बच्चेदानी की सूजन मेट्राइटिस। है, ठीक है, बच्चेदानी की सूजन है, उसमें भी 3 आपके कारण हो सकते हैं मेजर, है ना। फाइब्रोइड भी हो सकता है, सिस्ट भी हो सकती है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है ना। इन्फ्लेमेशन के दौरान भी क्लोटिंग और टिश्यूइंग ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। टिश्यू ब्रेकडाउन को क्लोटिंग को ब्रेकडाउन करने के लिए आपको आरी का यूज करना पड़ता है। अगर आप बीई को करोगे यूज तो उससे स्टॉप होगा, रुकेगी वो चीज, ना कि टूटना स्टार्ट होगी, है ना। बीई का काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने उस पेशेंट को दिया, आपको पता चल के 10 दिन में उसकी बड़ी ज्यादा हैवी क्लोटिंग हो गई, ठीक है। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे क्लोटिंग में रिलीफ नहीं आ रहा है, पर उसको जैसे कुछ अपना जो स्ट्रेस है, जो उसका जो पीआईडी बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन बनी है, उसके अंदर उसको लगता है कि रिलीफ आया है, ठीक है। तो उस समय 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद आप उसमें A2BE का यूज करवा सकते हैं, या फॉर्मूला में आप बीई का यूज करवा सकते हैं। पर पहले आपको आरी इसलिए देना पड़ेगा ताकि जो उसकी क्लोटिंग है वो कंटिन्यूस होती रहे विदाउट किसी डिस्टर्बेंस, जो ब्रेकेज है वो कंटिन्यूस होती रहे। इसमें एक और चीज है, इंडोमेट्राइटिस, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक इसमें बचदानी सूजन है, उसमें भी वही चीज लिखा हुआ है। सर, एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो आपका बाहर का होता है ना, और मेट्राइटिस जो होता है वो आपका अंदर का होता है। ये आपका जो हमने लास्ट टाइम सब म्यूकोसल फाइब्रोइड और म्यूकोसल फाइब्रोइड के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरह से ये आपका जो मेट्राइटिस होता है, एंडोमेट्राइटिस जो होता है ये आपका होता है जो बाहर, इसका थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन करना पड़ेगा। जो जो एं- जो एंडो होता है वो आपका बाहर के उसमें होता है, लेजन में होता है, और जो मेट्राइटिस होता है वो आपका इनर लेजन में होता है। उसमें कोई भी फाइब्रोइड नहीं बन रहा होता, सिस्ट नहीं बन रही होती है, सिर्फ जो वॉल होती है वो उसमें स्वेलिंग आ रही होती है। हाँ हाँ।
दोनों में बिल्कुल कैसे सर। दोनों में कैसे डिफरेंस पड़ेगी? तो वो मैथमेटिक्स है या तो उसका सर इसमें ना आपका इंडोमैथमेटिक्स? मेन जो होता है वो होता है पीरियड्स के ऊपर, जो आपके साइकिल होता है, हार्मोनल साइकिल होता है, उसके बेस के ऊपर। एक में जो पेशेंट से डिस्कस करने के बाद ही पता चलता है सर। जी मैम, फिर से एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। पेशेंट से आप डिस्कस कीजिएगा तो आपको ये डिफरेंस महसूस हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और उसमें जो जो पैरामीटर है वो आपका ब्लीडिंग का ज्यादा पैरामीटर होता है। जिसमें आपकी ब्लीडिंग जी ज्यादा जी होती है वो आपका मेट्राइटिस होता है। जिसमें ब्लीडिंग कम होती है वो एंडोमेट्राइटिस होता है। मैं फिर भी एक बार इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं नेक्स्ट इसमें अपना नोट डाउन कर लेता हूँ कि आपने मुझसे डिफरेंस पूछा था। होता ये दोनों का होता है इसी तरह से है। एक में ब्लीडिंग कम होती है, ब्लीडिंग दूसरे में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। एक में आपका ल्यूकोरिया टाइप की कंडीशन ज्यादा होती है और ब्लीडिंग कम होती है। इस तरह के दो सिम्टम होते हैं। इसको मुझे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा जैसे उसमें। सर इंट्रोमेट्रियम लेयर में जो वैज्ञानिक उसने बताया, इंट्रोमेट्रियम लेयर में जी जी तो उसमें तो ज्यादा ब्लीडिंग आता है। सर, एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो आपका बाहर के लेयर में होता है ना। तो उसमें ज्यादा ज्यादा आता है ब्लड, नहीं ना उसमें? जी जी जी। उसमें उसमें ज्यादा एम आता है। नहीं नहीं सर, उसमें नहीं आता है। उसमें आपका हम्म। वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। मुझे बस एक बार इसको कंफर्म करना है। इस बार के सेशन में सॉरी चाहूंगा, पर जितना मुझे पता है कि एक में लिकोरिक कंडीशन ज्यादा होती है और दूसरे में आपकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ये दो कंडीशन होती हैं जिसकी बेस पे डिफरेंस किया जाता है एंडोमेट्राइटिस को और मेट्राइटिस को। ठीक है मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में इसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा कि मेट्राइटिस में सर bleeding ज्यादा होती है या फिर। सर जी ये फिलिपियन ट्यूब जो ब्लॉक होता है सर, ये किस कारण से होता है सर? सर, अब जैसे उसमें बताया गया सिस्टिक भी हो सकती है, लिक्विड फिलिंग भी हो सकती है। फिर एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है, सीडिंग टर्मिनोलॉजी होती है कि वो एक्यूमुलेशन होता रहता है। जैसे आपका दाना दाना करके एक्यूमुलेशन होता रहता है, उसमें वो जमा होता रहता है, उसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है सर। जी। किन्हीं और डॉक्टर साहिबान का कोई क्वेश्चन? तो हम अपने आज के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके तरफ को भी चल लेंगे। सर पहला पहला में क्या बताया था फार्मूला किस वाले में सर, जो आपको ओवरियन सिस्ट के बारे जी में? सिस्ट वाले में ना, जो बेसिक जो फॉर्मूला बताया गया था वो था हमारा S2। देखिए जो बुक वाला फॉर्मूला है वो है 22, 23, 28। यस यस, वो तो देख रहे हैं सर, उनमें से बट आप कोई आप भी एक और इसमें बताया शुरू में था। चला सकते हैं, है ना। 1.5 हाँ महीने चलाना है सेकंड, हमने, है उसके ना। बाद 1.5 महीने में एक फॉर्मूला एक बार दे दिया। फिर उसके बाद अगर किसी को रिजल्ट नहीं आया तो S1 ज्यादा नहीं, सिर्फ S1 और S2 का फर्क है उसमें, तो उसको अच्छा चेंज कर अच्छा। दिया, है ना। उसके अलावा जो हमने हम्म। फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो है S2GE C2YE। इसको भी आप अच्छा, 1 से 1.5 महीने के बाद आप इसको एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं पेशेंट को। D5 में? जी जी, D5 में हॉट कंप्रेसर S2C2GE। ओके ओके, नहीं नहीं, फर्स्ट में बिफोर बोले थे S2GE को। नहीं नहीं, S2C2GE C2YE। ओके ओके जी ओके जी ओके, थैंक यू। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा और सर। जी सर। जी जी अगर किसी को ओवरियन सिस्ट हो गया, ठीक है, या जी तो तो फाइब्राइड्स हो गया, जी ठीक है, जी। तो उसको हमको डिजोल्व करने के लिए D4 में देना पड़ेगा, तो D5 या D6 देना पड़ेगा सर हमको? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो D5 जो डाइल्यूशन होता है ना, वो आपका डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। पहली बार में अगर आप उसको D4 दे देंगे, हो सकता है एकदम से उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। पर 1 महीने के बाद अगर वही रिजल्ट आना बंद हो जाए तो फिर आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे? आप उसको D6 नहीं दे सकते ना एकदम से, ना ही D4 दे सकते हैं, मतलब D5 दे सकते हैं ना। इसलिए अगर आपने उसको नहीं, शुरू में D5 दिया वो तो होगा ठीक है। उसके। जी नहीं, वो तो ठीक है, हम मानते हैं। जी जी जी। लेकिन हम फास्ट रिजल्ट के लिए क्या, जैसे हम D4 में सर देना, फास्ट उसको देखिए, तोड़ने पहली के बार आप लिए उसको D4। D5 दीजिए, अगर पेशेंट के अंदर रिकवरी आने शुरू हो गई है, ठीक है, मोर देन आपका 30 to 60% की रिकवरी है, 30 to 50% की रिकवरी है 2 हफ्ते से 1 महीने के अंदर, तभी हमें 2 हफ्ते से 1 महीने का समय लेना है। तो D4 कर दीजिए। अगर उससे कम है तो एक बार D6 कीजिए, फिर एक बार दोबारा डिस्कस करना है आपने हमसे। फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर ज़्यादा चेंजेस आए हैं तो फिर उसके बेस पे हम आगे डिसाइड कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ सर के जो सर आपने बोला था। पहली बार D5 देना है, अगर 30 to 50% चेंज है 1 महीने के अंदर तो D4 कर दीजिए।
अगर 30 to 50% से कम चेंज है तो एक बार 2 हफ्ते के लिए D6 करके देखना है। जब D6 करके देखा और नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद वो आके आपको क्या फीडबैक दे रहा है, उसके बेस पे फिर हम आगे का डिसाइड कर सकते हैं। सर नमस्ते। जी नमस्कार जी। सर सर ये फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करते हैं इसमें? सर देखिए, जैसे कि अब आप इसके लिए मैं आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमसे पूछने से पहले आप एक चीज ये चीज देखें, जो आप बुक में जाइए, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी, आप बुक में जाइए, बुक में जाके आप गायनी, मान लीजिए आपने गायनी का सेक्शन खोल लिया, ठीक है। अब गायनी के सेक्शन में आपने देखा कि 50 फॉर्मूला लिखे गए हैं। अब आप उसमें से चेक कीजिए कि 50 में से कितने, अब 50 दवाइयां तो 38 है ना, 50 फॉर्मूला लिखा गया है। कहाँ पे कौन सी चीज रिपीट हो रही है, कहाँ पे कौन सी चीज डिफरेंस हो रही है, उसको एक बार आप अपनी तरफ से उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। बाकी फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, जल्दी आपको बताया जाएगा। उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए जाता हूं मैं कि आपने H2 C2 GE YE इन चीज को आपने सिलेक्ट कर लिया। L1 WEN1 WER1 A2 आपने पेशेंट के जो पेशेंट का जो टेम्परामेंट है उसके बेस पे आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। L1 A2 WEN1 WER1 उसको आपने टेम्परामेंट पे सिलेक्ट कर लिया। पर कब करना है, क्यों करना है, वो आपका फॉर्मूला मेकिंग के जो टाइम पीरियड के दौरान पे उसको सिलेक्ट किया जाता है। पर उसके लिए पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, GIT में आपको 100 बीमारियां देखने को मिलेंगी, पर दवाइयां जो यूज की गई हैं वो 5 से 7 यूज की गई हैं, ठीक है। आपके माइंड में वो दवाई क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी दवाई को यूज किया जा रहा है, कब यूज किया जा रहा है। तो उसके बाद आपको फॉर्मूला मेकिंग की तरफ को भी लेके आया जाएगा। हम अपने लेक्चर्स में फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और इसी के ऊपर हमारी जो बुक बन रही है, वो नेक्स्ट जो बुक आएगी वो फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर भी आएगी। जो आपका एफिकेसी बुक आएगी, उसी के साथ आपको एक गाइड दिया जाएगा छोटा सा, जिसके अंदर फॉर्मूला मेकिंग को डिस्क्राइब किया होगा उस बुक के रिगार्डिंग पे। अगर मान लीजिए फाइब्रॉइड के उसमें 10 केस दिए गए हैं, 10 में से 10 को हमने शुरू में सेम दिया था, पर 3 को कुछ देना पड़ गया, कुछ सेम तरह के चेंजेस किए गए। तो फॉर्मूला मेकिंग में ऐसा क्या हुआ कि सेम चेंजेस किए गए, 3 पेशेंट को चेंज किए गए। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आपको उसमें डिस्कस किया जाएगा सर। आज का जो हमारा मेन मकसद था वो आपको डिजीज के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराना, थोड़ी सी बेसिक रेमेडी तक पहुंचाना। बाकी आपके पास जब आप देते हैं, पेशेंट को रेमेडी देते हैं, 2 हफ्ते में कुछ नहीं आपको फील हुआ तो एकदम से आप हमसे बात तो कर ही सकते हैं उस समय, है ना। तो उस समय हम आपको आगे का रास्ता जो है वो दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या मैं अपने सेशन के नेक्स्ट रुकता कहाँ है? जी कह रहे सर, पेशेंट इतना रुकता कहाँ है? सर देखिए, मैंने आपको वही बात बोली ना, शुरू में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए आप 30 पेशेंट को चेक कीजिए। जब उन 30 पेशेंट को जब आप 6 महीने में जब चेक करेंगे ना, तो अगले 6 महीने में उस 30 पेशेंट से 300 पेशेंट आपके पास खुद आएगा। फिर उस अगले 6 महीने में उन 300 पेशेंट से 3000 पेशेंट आपके पास अगले साल में आएगा, है ना। पर आपने क्या किया कि वो 30 पेशेंट को पूरा नहीं किया। आप हम किस चक्कर में पड़ गए कि हमने आज पेशेंट आया, आज हमने 5 पेशेंट चेक कर दिए। हमें आज के दिन में 5 पेशेंट को चेक नहीं करना है, हमें 1 महीने में 5 पेशेंट को चेक करना है। और जब आप उन 5 पेशेंट को चेक करेंगे ना, वो 5 के 5 पेशेंट आप तक रुकेंगे, क्योंकि आपके पास भी उस समय इतना कॉन्फिडेंस होगा। आज ही आपने 10 पेशेंट को चेक कर दिया, आपको पता चला यार इसमें तो मेरी रोजी रोटी में दिक्कत आने शुरू हो जाएगी, तो आपका भी कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं होगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को ही हमें एक साथ लेना होता सर, इसलिए आपको बताया जाता है कि शुरू में 30 पेशेंट को चेक करें। जी तो मैं अपने आज के जो लेक्चर है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ को मैं आने की कोशिश करूंगा, चाहूंगा कि मैं उस पर जल्दी आऊं। देखिए, आज मैं प्योरली एक बात कंपनी की तरफ से भी, कंपनी ओरिएंटेड बात भी आपसे करने जा रहा हूं, जो कि है पेटेंट प्रोडक्ट। देखिए, आप में से जितने भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं लिख के बोल सकता हूँ कि उनको पहली बार पेटेंट के लिए नहीं बोला गया होगा। पहली बार उन्हें बोला होगा कि पहले एक DC का किट परचेज कीजिए, उससे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पेटेंट पे आइएगा। पर पेटेंट ऐसा क्या है कि पेटेंट आपको क्या दे सकता है जो D3 आपको नहीं दे रहा है।
आज उसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास ये बुक पड़ी है तो आप इसी में ही उसके ऊपर नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज एक पेज जरूर लगाएं। आने वाले समय में जब मैं आपको इस पेटेंट के बारे में जब इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जब आप उसको अपने डेली प्रैक्टिस में यूज करेंगे। अभी सर ने बोला कि इतना लंबा पेशेंट टिकता कहाँ है, ये पेटेंट है जो आपको पेशेंट को लंबा टिकाने में मदद करता है। अभी आज पहले टॉपिक से ही उसको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कैसे उसने मदद की है आपको पेशेंट को लंबा टिकाने में। तो आज का जो हमारा पहला जो पार्ट है वो है सिरप सेक्शन। पेटेंट में मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा। एक होता है टैबलेट, एक होता है सिरप, एक होता है ड्रॉप्स, एक होता है स्पेशल ड्रॉप्स। जो सबसे पहली बार आपने पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट देना है तो उसमें आप उसको टैबलेट और सिरप देंगे। 1.5 महीने तक टैबलेट और सिरप का ही इस्तेमाल किया जाए, उससे ज्यादा किसी और पेटेंट का इस्तेमाल ना किया जाए। इसको करके जब हमने देखा है तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ पहले मैं आपको बताऊं गायनी के पेटेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उसमें आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। गायनी के हमारे पास 2 सिरप पड़े हैं, एक है गायनी प्लस, दूसरा है गायनोविट। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। गायनी के रिगार्डिंग पे कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको अगर हल्का सा भी गायनी का सिम्टम है तो आप उसमें गायनी का कौन सा पेटेंट दे सकते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। गायनी प्लस और गायनोविट। अब गायनोविट और गायनी प्लस में क्या फर्क है? गायनोविट जो है, जो गायनोविट वो हमारा जर्नल टॉनिक है। पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मुझे उसके फाइब्रॉइड का है, सिस्ट का है, किसी भी तरह का पेशेंट है, पर बोल रहा है कि ज्यादा सिम्टम नहीं बन रहे हैं उसको, ठीक है। या पेशेंट आपको आता है, बोलता है कि गायनी की उसको कमजोरी महसूस होती है, तो उस समय आप उसको बिना किसी बेझिझक से गायनोविट जो सिरप है वो दे सकते हैं। पर वहीं पे गायनी प्लस इसका क्या रोल है? कहीं पे भी फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या किसी भी तरह के आपको गायनी की प्रॉब्लम जहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, जहाँ पे सिम्टम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लुकोरिया के ज्यादा सिम्टम है, फाइब्रॉइड के ज्यादा सिम्टम है, क्लोटिंग ज्यादा होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इस तरह के आपको ज्यादा में जब सिम्टम देखने को मिले तो उस पेशेंट को आप शुरुआती दौर में ही फॉर्मूला के साथ गायनी प्लस का सिरप दे सकते हैं। क्या दिया गया हमने गायनी के पेशेंट को, क्या क्या दिया गया? गायनोविट और गायनी प्लस, ये 2 सिरप आपके गायनी के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम सेकंड जाएंगे। सेकंड है हमारा जीआईटी। जीआईटी के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला सिरप है जीआईटी के लिए हमारा एपिजाइम, दूसरा सिरप है जीआईटी के लिए हमारा एनजीप्लेक्स, और तीसरा सिरप है जीआईटी के लिए हमारा लिवोएसआर। अब इन 3 सिरप को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। मैं बात कर रहा हूं सिम्टम की। मान लीजिए आपके पास एक स्टोन का पेशेंट आ गया, किडनी स्टोन का पेशेंट आ गया, वो जीआईटी का पेशेंट तो नहीं है ना, उसमें केयूबी इन्वॉल्व है। फॉर्मूला हमारा बनाया गया केयूबी का, किडनी यूरिनल ब्लैडर का फॉर्मूला बनाया गया। पर उसी में क्या हुआ, उस पेशेंट ने आपको बताया कि उसको पेट की दिक्कत है। अब किस किस तरह की पेट की दिक्कतें हो सकती है, थोड़ा उस पर जाते हैं हम। पहला एपिजाइम आपका कहाँ पे काम करेगा? जहां पे आपको एसिडिटी भी बन रही हो, कॉन्स्टिपेशन भी बन रही हो, बदहजमी भी होती हो, खट्टे ढकार भी आते हो, इस तरह की कंडीशन। मोर ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर एसिडिक कंडीशन बनी हुई है, जहरवाद बना हुआ है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और खट्टे ढकार, इस तरह की अगर कंडीशन ज्यादा बनती है, लूज मोशन ज्यादा होते हैं, तो उसमें आप क्या दे सकते हो उसे? एपिजाइम। पर अब यहीं पे अगर पेशेंट को सिर्फ भूख सही से नहीं लगती है या कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, एसिडिटी की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह की एसिडिक नेचर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ भूख कम लगना या फिर सही से पचना नहीं, तो उस समय आप उसको क्या देंगे? एनजीप्लेक्स। अगर एसिडिक नेचर है तो एपिजाइम, अगर नॉन एसिडिक नेचर है पर कॉन्स्टिपेशन है और भूख कम लग रही है तो उस समय आप क्या दे सकते हैं उसको? एनजीप्लेक्स। ये 2 थे आपके प्योरली इंटेस्टाइन और स्टमक के बेस के सिम्टम को लेके। पर अब थर्ड सिम्टम, पेशेंट आपको आके बोलता है कि उसका खाना पीना भी, उसको पचता भी सही से है, दिन में वो सही से फ्रेश भी हो रहा है, उसको भूख भी सही से लग रही है, पर उससे खाना नहीं खाया जाता। पर वहीं पे एक पेशेंट आके बोलता है कि उसको पचता तो सही से है और उसको वो खा भी सही से लेता है,
पर उसको भूख नहीं लगती है, तो इस समय आपका जो पेशेंट को देना है वो देना है लिवो एसआर, जिसमें ना ही कोई आपका मोर ओवरली क्या हुआ, एक में आपका इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व था, एक में आपका स्टमक इन्वॉल्व था, पर एक में सिर्फ और ना स्टमक इन्वॉल्व है ना इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, पर जनरल फैक्टर इन्वॉल्व है खाने के रिगार्डिंग और कमजोरी के रिगार्डिंग या भूख के रिगार्डिंग, तो उसमें आपने उसको क्या दिया, लिवो एसआर। तो इस तरह से 3 तरह के सिम्टम में हमने पेशेंट को दिया। अब ये 3 तरह के सिम्टम आपके पास गायनी का पेशेंट, अभी मैंने आपको गायनी के बताए थे ना, उसमें बताया ब्लोटिंग लिखा गया था, कम भूख लगना लिखा गया था, एसिडिटी लिखा गया था, इस तरह के चीजें लिखी गई थी। तो वो गायनी के पेशेंट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर्मूला तो आपने क्या बनाया, S2C2 बना दिया, पर अब आपको उसको जो पेट का जो सिम्टम है उसके लिए आप उसको फॉर्मूला ना देके अगर आप उसको पेटेंट प्रोडक्ट देंगे तो पेशेंट डेफिनेटली आपके पास लंबे समय के लिए रुकेगा, क्योंकि जब वो पहले 2 हफ्ते के लिए दवाई लेके जाएगा तो और कुछ हो ना हो तो उसके जो सिम्टम था ना, बीमारी के अलावा जो सिम्टम था उसमें उसको अपने आप में एक रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, गायनी में हार्मोनल डिसबैलेंस के रिगार्डिंग पे गायनो प्लस और गायनोविट बता दिया। जीआईटी में आपका एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है तो एपिजाइम का यूज कर रहे हैं। नॉन एसिडिक नेचर है पर कॉन्स्टिपेशन है या फिर सही से खाना नहीं पचता है, भूख नहीं सही से लगती है तो एंजीप्लेक्स दे दिया। पर वहीं पे ना ही कॉन्स्टिपेशन है ना ही एसिडिटी है, नॉन एसिडिक नेचर है, नॉन कॉन्स्टिपेटेड नेचर है, बस या तो कभी भूख सही से नहीं लगती है या खाया नहीं सही से जाता है, तो उसमें आपने उसको लिवो एसआर दे दिया। तो इस तरह के 3 सिम्टम्स के दौरान पे आप उसको इसका यूज कर सकते हैं। अब इससे आगे हम जाएंगे, वो जाएंगे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अब क्या हुआ, इसमें भी आपको 2 मेन डिजीज में देखने को मिलता है। गायनी में मेनोपॉजल सिंड्रोम के दौरान पे भी आपको बहुत ज्यादा पेशेंट में खांसी जुकाम देखने को मिल जाता है, और वहीं पे आपका किडनी की जब बीमारी होती है पेशेंट को तब भी उसको भी खांसी और जुकाम देखने को मिलता है। इन 2 डिजीज के अंदर आपको खांसी जुकाम, अस्थमा, ऑर्गन लिवर सॉरी लंग्स फेलियर, लंग्स कैंसर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा खांसी जुकाम देखने को या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ते हुए सिम्टम देखने को। पर वहीं पे अगर अदर कोई बीमारी है, पेट की बीमारी है, पर उसमें भी आपको खांसी जुकाम देखने को मिल रहा है, तो उस समय आप ये जो सिरप्स हैं उसका यूज करवा सकते हैं। इसमें हमारे 2 सिरप हैं, एक है कफरस, एक है ट्रैको प्लस। किसी भी तरह की ड्राई कंडीशन बन रही हो, ड्राई खांसी आ रही हो या सांस फूलता हो, उसमें आप ट्रैको प्लस यूज करवा सकते हैं। क्या किस चीज में, किसी भी तरह की ड्राई कंडीशन में, ड्राई खांसी है, ड्राई आपका सांस फूल रहा है या फिर आपको थकावट हो जाती है, ज्यादा चलते हो तो सांस फूलने शुरू हो जाता है, कुछ काम करते हो तो सांस फूलने शुरू हो जाता है, तो उस समय आप किसका यूज करवाएंगे, ट्रैको प्लस सिरप का। पर वहीं पे अगर बार बार रेशा आता है या फिर बलगम आता है, थूक ज्यादा बनता है, आप बात करते हैं खांसी आती है, आपको बार बार गिलापन महसूस होता है अंदर में, आपको लगता है कि ज्यादा ड्राइनेस नहीं है पर ज्यादा आपको वेटनेस बनी हुई है, तो उस समय आप कफरस को यूज कर सकते हैं। पर वहीं पे मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि खांसी का पेशेंट, किडनी का पेशेंट भी खांसी कर सकता है, गायनी वाला पेशेंट भी खांसी कर सकता है। फॉर्मूला तो आपने किडनी का बना के दे दिया, पर उसके सिम्टम के लिए आपने उसको क्या दे दिया, अदर सिम्टम के लिए, खांसी के लिए अगर खांसी आई तो उसके लिए आपने उसको सिरप दे दिया। तो इस तरह से आपको पेशेंट के अंदर एक अलग फीडबैक देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम जाएंगे हमने भूख प्यास को भी कवर कर लिया, गायनी में हमने थकावट या गायनी के सिम्टम को भी कवर कर लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी कवर कर लिया। अब उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो होती है हमारी नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम। नर्व्स के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ नसों का ही प्रभाव है तो आप उसमें यूज कीजिए मेम्ब्रोटोन को। मतलब कि पेशेंट बोलता है कि उसको दर्दें होती हैं, जोड़ों में दर्द हो रही है, मांसपेशी में दर्द हो रही है, मांस में दर्द हो रही है, तो उस समय आप उसको जो सिर्फ दर्दें हो रही हैं, ठीक है, तो उस समय आप उसको मेम्ब्रोटोन का यूज करवा सकते हैं। पर वहीं पे पेशेंट आपको आके बोलता है कि वो काम करता है वो थक जाता है, दर्द नहीं हो रही पर थक जाता है, जल्दी थक जाता है, वो थोड़ा सा चलता है थक जाता है, उसको मसल में दर्द तो हो रही है पर कब होती है, जब वो कुछ काम करता है।
इस तरह के जब वो आपको कुछ चीजों के साथ सिम्टम बताए तो उस समय आप किस चीज का यूज करवाएंगे? एक है हमारा मेगाटोन सिरप, मेगाटोन एसआर, और दूसरा है हमारा केपीटोन। मेगाटोन का बेसिक क्या है कि वो आपकी जर्नल हेल्थ को भी इम्यूनिटी को भी वर्क करता है, जनरल हेल्थ पे भी वर्क करता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट और वेट गेन करने के लिए भी हेल्प करता है। ये आपका मेगाटोन के सिम्टम है, सॉरी मेगाटोन की प्रॉपर्टीज है। पर उसके अलावा मेगाटोन किस चीज पे वर्क कर रहा है? कोई पेशेंट आपको आके बोलता है कि उसको जल्दी थकावट हो जाती है, बार बार उसको नींद आती है, या वो कोई भी हल्का सा भी वो मेहनत का काम करता है तो उसमें उसको दिक्कतें होने शुरू हो जाती है, तो उस समय आप उसको मेगाटोन सिरप दे सकते हैं। सिर्फ नसों का प्रभाव है, आपको मालूम पड़ रहा है कि नसों की वजह से दर्द है तो उसमें मेम्ब्रोटोन दे दो। जहाँ पे ओवरऑल शरीर में दिक्कत आ रही है, थकावट बन रही है, या कोई और तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो वहां पे आप उसको मेगाटोन सिरप दे दीजिए। मोर ओवरली अगर लिम्फेटिक तरह के सिम्टम ज्यादा देखने को मिल रहे तो मेगाटोन सिरप दे दीजिए। वहीं पे अगर पेशेंट आपको बताता है कि उसको नींद नहीं सही से आती है, थकावट तो है पर उसको नींद भी सही से नहीं आती है, जिन सिम्टम में वो नर्वस सिस्टम के सिम्टम भी ज्यादा इंक्लूड करने शुरू कर दे साथ में, उसको शरीर में तो दर्द होती है पर उसको नींद सही से नहीं आती है, उसको वो काम तो ज्यादा करता है पर उसको थकावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, एकदम से नहीं थकेगा पर जब थकेगा तो बहुत लंबे समय तक थका रह जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम जिसमें नसों का प्रभाव ज्यादा आपको देखने को मिलता है या खून का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, उस समय आप केपीटोन का यूज करवाइए। जहां पे आपको लिम्फ का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है उसमें आप लिम्फेटिक को ज्यादा यूज करवाइए। उसी तरह से मैं आपको पिछले में भी चला जाता हूँ, मेम्ब्रोटोन का सॉरी जिसमें आपको लिम्फ चैनल का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है उसमें मेगाटोन का यूज करवाइए। जिसमें ब्लड चैनल का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है उसमें आप उसको केपीटोन को यूज करवाइए। इसी तरह से एपिजाइम अगर किसी में ब्लड चैनल का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, संगवाइन है, तो भी आप एपिजाइम का ज्यादा यूज करवा सकते हैं। और अगर वही आपका लिम्फेटिक पेशेंट है तो उसमें आप एंजीप्लेक्स का यूज करवा सकते हैं। और इन जनरल आप किसी भी पेशेंट को लेवोसार दे सकते हैं। ये था हमारा। अब उसके बाद हमारा मेम्ब्रोटोन भी बता दिया गया आपको। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बता दिया गया। अब लास्ट जो हमारे दो प्रोडक्ट हैं इसमें एक है आपका एल्कलाइजर। बॉडी में कोई भी बीमारी बनती है, बॉडी में इम्प्योरिटीज जो होती है वो सर्कुलेट करती है और आपके शरीर से बाहर निकलती है। उन इम्प्योरिटीज को निकालने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? एक अच्छा एल्कलाइजर। और हमारे पास एल्कलाइजर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है एल्कोलिन। एल्कोलिन सिरप आप किसी भी पेशेंट में जिसको आपको लगता है कि इसमें जहर ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा सही से, इसकी बॉडी में ज्यादा जहर बनता है या इसकी डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा करवानी है, तो उसमें अगर आप उसको एल्कोलिन शुरू से देना शुरू कर देंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये था हमारा एल्कोलिन के ऊपर। किसी भी तरह की बॉडी में प्योरिटी करवानी है, क्लिनजिंग करवानी है, C17 का यूज कराते हैं उसके साथ एल्कोलिन दे सकते हैं। किसी भी तरह की चीज में आप जब बॉडी की क्लियरेंस करवानी है या फिर आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करवानी है तो उसमें आप एल्कोलिन का यूज करवा सकते हैं। लास्ट है हमारा बेबी ग्रो। बेबी ग्रो से ही मिलता जुलता भी हम एक और सिरप भी बनाएंगे जिसमें हम ओल्ड एज पर्सन को भी देते हैं। हालांकि बेबी ग्रो का भी सेम वही असर है, पर किसी भी तरह की कोई बच्चों की कमजोरी या बुढ़ापे की कमजोरी जब होती है तो उसमें आप बेबी ग्रो सिरप का यूज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको हमारे जो पेटेंट प्रोडक्ट थे उसमें आज सिरप सेक्शन को कंक्लूड किया है। अब अपनी इंफॉर्मेशन को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देना शेयर करूं जो इन जनरल आपको एकदम से इम्प्लाई भी कर रहे हैं, आप उसको यूज भी करें और ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा भी देखने को मिले। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको उससे उसके पेट के रिगार्डिंग के सिम्टम जानने हैं, उससे नींद के रिगार्डिंग और थकावट के रिगार्डिंग के सिम्टम जानने हैं, और आपको इन जनरल ये जानना है कि कहीं इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है। इन जनरल में आप ये कर सकते हैं, पेशेंट को पहले हफ्ते के लिए आप उसको लिवोएसआर दे दीजिए। उसको 100 ml का सिरप देना है ना, दिन में 2 बार पीने के लिए दे रहे हैं, तो एक उसको लिवोएसआर सिरप चला दीजिए पहली बार के लिए। दूसरी बार के लिए आप उसको मेगाटोन या फिर मेम्ब्रोटोन में से कोई भी सिरप चला दीजिए। और अगर वो गैस्ट्रिक कंडीशन ज्यादा बताता है तो मेगाटोन और मेम्ब्रोटोन की जगह पे एंजीप्लेक्स या फिर एपिजाइम चला दीजिए। पहली बार क्या दिया गया? लिवोएसआर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको पत्थर की लकीर बना सकते हैं।
कि कोई भी पेशेंट आए ये चीज उसको करना ही करना है। जब जिस भी पेशेंट को आप ये चीज करेंगे वो कभी भी आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, हमेशा वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा ही देगा। उसमें पहला स्टेप क्या है, आपको लिवोएसआर देना है 1 हफ्ते के लिए कम से कम। उसके बाद अगर गैस्ट्रिक कंडीशन बनती है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो एपिजैम या एंजीप्लेक्स दे दीजिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई चीज नहीं है तो आप उसको मेगाटोन सिरप दे दीजिए। थकावट बताता है या कमजोरी बताता है तो मेगाटोन सिरप दे दीजिए। दूसरा में हो गया ये, और तीसरा में लास्ट क्या देना है आपको, एल्कोलिन। इस तरह से 3 हफ्ते में अगर आप इन 3 सिरप को उसको पिलाने में कामयाब हो जाते हैं, 100% वो पेशेंट आपके पास लंबे समय तक ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि इन्हीं 3 सिरप से उसको अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो कि उसके लिए गुड होंगे और आपके लिए बेस्ट होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने जो सेशन है, आज का सेशन है, उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट को ख़त्म करता हूँ। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई जानकारी लेनी हो, वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, प्लीज़। सर एक क्वेश्चन जी है, सर। जैसे आप लोग पेटेंट मेडिसिन जो बना रहे हैं जी जी उसके अंदर आप 38 मेडिसिन के छोड़ के भी आप ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। साइजेजियम आप जी, ऐड जी। कर रहे हैं जी। और एलोवेरा, तो जी, इसका जी। क्या यूरोट्रोपैथी में तो ये प्रैक्टिस तो नहीं मेरे ख्याल सर, से तो देखिए बात ऐसी है, उसको निकाल हम इलेक्ट्रोपैथी के कॉन्सेप्ट से रहे हैं। अगर मान लीजिए हम और होम्योपैथी या उनकी तरह करते तो हमारा पेटेंट भी तो उस पेटेंट में तो अल्कोहल लगता ना, या पेटेंट में भी तो टॉक्सिस कुछ डालना पड़ता। जो हम अदर प्लांट भी यूज कर रहे हैं, हम उसको मैटीजी के प्रोसेस से ही कर रहे हैं। हाँ, प्लांट हम यूज करते हैं, कुछ में हमने लिखा हुआ है, कुछ में हमने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अदर प्लांट का काम क्या होता है, उसका काम होता है पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक पहुंचाना, उस बीमारी, उस चीज को। 38 रेमेडी का काम क्या, उस ऑर्गन को हील करना। अगर आप अकेला 38 रेमेडी देंगे तो वो पहले खून में जाएगी, फिर नसों में जाएगी, फिर पेट में जाएगी, फिर वो पूरा अपना चक्कर पूरा करके आएगी। पर वहीं पे जब आप अकेला से जब आप पेटेंट दे रहे हैं तो उसमें एक ना एलोपैथी हो गया या फिर अदर चीज होगी, उसमें ना एक टर्म होती है, उस टर्म को वो बोलते हैं कि वो मीडियम ऑफ डिस्पर्सिंग है। जब उस चीज को उस दवाई में डाला जाता है तो उस वैसे वो दवाई जाके पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे लगती है। मान ली लीवर का अगर टॉनिक होगा ना, तो उसमें एक ऐसा वेरिएटिव डाला होगा जिसका काम लीवर तक पहुंचना होगा, उसका काम लीवर को सही करना नहीं होगा। तो इसी तरह से जो हमने अदर प्लांट्स डाले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी प्योरली सिर्फ उस ऑर्गन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो उस तरह से एक्ट करता है, पेटेंट जो है वो एक्ट करता है। अगर आपका कैंसर का पेशेंट आ जाता है ना, आप उसको R27 देते रहिए, और जो अदर सिम्टम बन रहे हैं उसके बेस पे आप उसको जो सिरप है या टैबलेट है या ड्रॉप्स है वो चलाते रहिए। मैं गारंटी ले के कह सकता हूँ कि अगर वो 20 साल का पेशेंट है ना, तो अगले 80 साल तक वो मरेगा नहीं, पर उसका कैंसर भी सही नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो उसी कैंसर के साथ जिएगा, ना तकलीफ होगी ना दर्द होगा। कभी कभी बीच में एक्टिव हो जाता है, वो उस तरह के सिम्टम आएंगे, पर वो क्योर नहीं होगा, क्योंकि पेटेंट का काम क्या होता है, उस चीज को मेंटेन करके रखना, ना कि क्योर करना या हील करना। सर इसका मतलब है जी कि पेटेंट पे जैसे फार्मूला पे जैसे होगा, आप कोई भी गाइनिविट पकड़ ले S2L1RE, जी जी और अगर जो हम लोग को मिल रहा है लेवोएसआर S10L1WE, ये हम लोग अगर D3 से अगर हम लोग घर में बनाओ जी जी तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा कंपेयर टू आपका सिरप। सर, आपको देखिए S10 तो आपका ऑल ओवर GIT का वर्क कर रहा है ना, S10 S5 आपका प्योरली लीवर पे अगर वर्क करना है तो S5 से आप वर्क करेंगे, ठीक है। पर S10 आपका किस चीज पे वर्क कर रहा है, प्योरली GIT पे। इस चीज से आपको एग्री करते हैं। जी जी L1 का रोल क्या है, लिम्फ बेस्ड रोल है। S10 और L1 हो गया, W आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। पर वहीं पे इसमें आपका मान लीजिए अश्वगंधा, जो मुझे 1-2 प्लांट अगर मुझे बोलने हो, वैसे तो 6 से 7 प्लांट डलते हैं एक्स्ट्रा, पर जैसे बोलना हो तो जैसे अश्वगंधा हो गया। फिर आपका एलो का भी एक पार्ट हो, हमारा वाला एलोवेरा नहीं है, वो अलग एलोवेरा है, वो एलोवेरा हो गया, उसको भी तो पार्ट को हम इसमें डाल रहे हैं ना, प्लांट में डाल रहे हैं। एलोवेरा आपका क्या काम करता है, अश्वगंधा आपका क्या काम करता है, वो आपका लीवर को ज्यादा एनहांस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो रेमेडी डाली गई है, रेमेडी का रोल क्या है, हीलिंग करना उस ऑर्गन की और क्योरिंग करना। पर जो अदर जो प्लांट डाला जाता है उसका काम क्या है,
उस दवाई को डायरेक्टली उस ऑर्गन तक लेके जाना, ये वर्क है, और कुछ डिफरेंस नहीं है सर। सोनू जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर प्लीज। एक पेशेंट मेरे पास आया है, जी इनिशियली तो हार्निया लेके आया था, इंग्यूरियल हार्निया। जी उसके बाद मैंने मेडिसिन दिया एज पर बुक। जी तो मैंने उनको बोला एक काम करो, पहले ना आप एक बार एक यूएसजी करा लो। जी कभी आप बोलता हो स्क्रोटम और इंग्यूरियल दोनों में बहुत फर्क पड़ता जी है। जी 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 तो तुम एक काम करो, पहले पूरा एब्डोमिनल ग्रुप का ना केयूबी एरिया का वो आप सोनोग्राफी करो। जी तो सोनोग्राफी करके आया, यूएसजी करके आया, आने के बाद देखा कि उसका ग्रेड 2 फैटी लीवर है, जी और उसका प्रोस्टेट में है, यूरिन जो है ना रिटेन होता है, जी नियरली 100 ml रिटेन हो जाता है। ओके तो और अब इनिशियली तो हार्निया लेके आया था। जी हार्निया इतना झूला हुआ नहीं है, इतना फुला हुआ नहीं है पेट, जी जी लेकिन एक सेंसेशन है उनका कि यस समथिंग इज देयर। जी, वो तो यूरिन रिटेंशन करता होगा ना। तो मैंने इनिशियली उसको जो मेडिसिन है ना, पर्टिकुलरली जो मैं सिरप ग्रुप में मैंने एल्कोलिन दिया था, जी 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 सो दैट यूरिन जो रिटेन हो रहा है दैट कैन बी गोइंग आउट। जी। अब थोड़ा सा आप मेडिसिन क्या करेंगे बताओ। आपने फॉर्मूला क्या दिया इसमें? फॉर्मूला मैं किताब लेके नहीं आया क्योंकि मेरा उस चेम्बर में पड़ा हुआ, मैं अभी फॉर्मूला रेसिडेंस में हूँ। तो जो फॉर्मूला देना है वो आपने लिवर बेस दे देना है, ठीक है? देवर बेस का ओके, जी जी, फॉर्मूला आप लिवर बेस दे दीजिए। वो दे दिया मैंने जी, और एज पर बुक। जो पेटेंट है वो आप इसको केयूबी बेस चला दीजिए अभी। केयूबी बेस दैट इज अल्कलाइजर। अल्कलीन हो गया, फिर R21 हो गया, टैबलेट भी दे सकते हैं, बीच बीच में कभी ड्रॉप्स चला दीजिए, है ना? इन दो का यूज करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट मेडिसिन फ्रॉम ये मैं सोच रहा था कि एक तो एल्कोलिन दिया था, इस बार अभी आ रहा है, जी आज आएंगे वो, तो मैं सोचा उसको लीवर सब दूं क्या। हाँ दे सकते हैं ना, पर आपने फॉर्मूला भी तो S5C5 वाला चलाया होगा। जी सर। जी, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एल्कोलाइजर दे सकते हैं। इसी के इसमें साथ ना कंटिन्यू एक करेगा ना। क्वेश्चन था, बोला कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है? आपके पास कोई जी भी ऐसा पेशेंट आता है ना जिसको बीमारी है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जी जरूरत होती है। तभी तो मैंने क्या बोला, जी सर। पहली बार लिवोसार, दूसरी बार एंजीप्लेक्स एपिजाइम, या फिर मैगाटोन या केपिटोन, और तीसरी बार एल्कोलिन। जी इन 3 जी सिरप को 3 हफ्ते के लिए देख लीजिए। तीसरे हफ्ते हर बार पेशेंट आपको आके यही बोलेगा कि मुझे रिलीफ है, और तीसरे हफ्ते के बाद पेशेंट आपको ये बोलेगा कि अब उसके जो ओवरऑल सिम्टम्स है उसमें काफी कमी आ चुकी है, सिर्फ इन 3 सिरप सर के बेस पे। सर एक्चुअली क्या हुआ ना, फर्स्ट इनिशियली जी कंसीडरिंग द फैक्ट कि उसको यूरिन रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, जी 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 तो मैंने फैटी लिवर का जो बुक का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया। जी ओनली वो डिटॉक्सिफिकेशन, इन अदर वर्ड यूरिन को निकालने के, जो रिटेन यूरिन है जी उसको निकालने के लिए मैंने एल्कोलाइजर दिया, दैट जी इज एल्कोलिन दिया। जी जी ये फर्स्ट वीक का फंक्शन है मेरा। जी। तो 15 दिन के बाद वो आज आएंगे फिर। नहीं, आप उसको सर S5C5 वाला ही ट्रीटमेंट चलाइएगा। जी सर जी जी। और से देखिए आप एल्कोलिन कंटिन्यू करूं। एल्कोलिन कंटिन्यू रखो जी, बिल्कुल एल्कोलिन कंटिन्यू रखो। राइट सर, राइट जी। सर, राइट सर, राइट। किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? सर सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी। हेलो। हाँ हाँ ਸਰ सर। ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੋ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 जी ਤੇ ਇਹਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B12 ਦੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ सर थकावट वगैरह क्या क्या है उनको, और क्या क्या है, नींद वगैरह कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं उनकी? ਵੀਕਨੈਸ ਤਾਂ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ वीकनेस के साथ दर्दें भी हो रही हैं? skin ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਦ ਥਕਾਵਟ ਮੰਦ ਰਿਹਾ ਫਟੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ दर्दें उसको जॉइंट में होती है या फिर मसल में होती हैं? सारे मसल पे मसल पेन ही है ना? हाँ, तो आप इसमें वो दे सकते हैं इनको, मतलब जैसे मैगाटोन चला सकते हैं शुरू में ना। ओके जी जी। फॉर्मूला कोई भी लीवर बेस फॉर्मूला चला दीजिए अगर चलाना है, और क्या बोलते हैं मैगाटोन सिरप दे दीजिए। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ C4 ਜਾਂ S5 ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਤੇ S5 ਤੇ C4 ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂ ਪੂਰਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਵਾ? जी सर।
नहीं अच्छा, रेमेडी जो मैं यूज अभी करूंगी देखिए वही है ना, अब आप मान लीजिए 2 महीने 3 महीने से दे रहे हैं, पेशेंट 40-50-60% तक पहुंच चुका है रिजल्ट में, ठीक है, तब मत कीजिए ना चेंज, तब सिर्फ पेटेंट चेंज कीजिए सिर्फ, तब पेटेंट, फार्मूला ही चली जाना। हाँ फार्मूला ये चलने दीजिए, अगर रिजल्ट आ रहा है ना उसको, तब अभी एकदम से मत कीजिएगा, 6 महीने तक कोई भी चेंज मत कीजिए रिजल्ट वाले टाइम पे। चलो नहीं, मेरे कहना मतलब है विटामिन डी के तो C4 का काम करोगे, वो की रेमेडी करूंगी। सर H5 भी काम कर जाएगा वो तो। अच्छा S5 जी जी S5 फर्स्ट दे दीजिए, C4 सेकंड दे दीजिए। जी। सही है, थैंक यू। डॉक्टर प्रशांता जी भी क्वेश्चन कर रहे थे, प्लीज। हाँ सर, गुड। ये सर ऐसा है कि मेरे पिताजी को सर ये है, हेलो। जी जी सर। हाँ, तो मेरे पिताजी को सर गोल्ड ब्लैडर में जी 17 mm का ये है सर, स्टोन है। जी जी। तो कितने दिन में सर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग तो भी फर्स्ट है। सर आपने उनको ट्रीटमेंट अभी देना स्टार्ट किया है वैसे? मैं अभी तो नहीं किए हैं सर, अभी तो चूंकि एलोपैथिक वगैरह खा रहे थे, तो आप चूंकि हम इस प्रोफेशन। देखिए ऐसा है, पहले आपने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और उनके जो जी सर। सिम्टम्स है उसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ हाँ। के बाद हम डिसाइड एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इसमें कितना समय लगेगा, है ना। अच्छा अच्छा सर। अभी मैं तो आपको सर अभी उनको कौन सा दवाई स्टार्ट करें सर? सर गोल्ड ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट, गाल स्टोन लिखा हुआ है बुक में, जीआईटी में, अच्छा अच्छा, जी सर। वही सेम। जी 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 सर। अच्छा सर, तो 3 महीना कितने दिन में क्योर हो जाएगा सर, निकल जाएगा सर सर? पता क्या, गोल्ड देखिए का अब पट्टी? ऐसा है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जिनका एक्सपीरियंस में मान लीजिए 3 महीने में वो 20 से 5 पे पहुंच गया, ठीक है। कुछ जी डॉक्टर जी ऐसे सर। होंगे जिनके 6 महीने में पहुंचा है ना। जी जी तो सर। पर मेन बात है सिम्टम की, कि क्या सिम्टम आपको फील हो रहे हैं, उनको फील हो रहे हो और सिम्टम तो कितने पेन जल्दी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है सर। जी सर। तो फिर उसके बाद ये है कि सर देखिए, ब्लोटिंग, गैस बनना, गैस डिस्चार्ज होना, भूख कम लगना, भूख ज्यादा लगना, नींद खराब होना, इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, ये सर वो उनका हो गया था कि टॉयलेट और ये इसमें ये हो गया था, रुकावट हो गया जी था, जी जी। जिसके कारण चेकअप हुआ तो कंफर्म हुआ कि तो उनका यही भी सारी 16 चीजें mm का ये है। हम अगले 3 महीने में चेक करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ओके मान ओके लीजिए ओके। 3 महीने में 2%, 10% भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जी जी पर सर। फिर उस समय फिर हम भी कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं दवाइयों के जरिए, जिससे वो चीज और भी जी ज्यादा जी। जोर से काम करने लगेगी, है ना। ओके ओके सर। पर उतने समय बॉडी में दवाई गई होगी तो हमें अपने आप पे बिलीव होगा कि ये काम करेगा। शुरू से ही पूरी तरह से करने शुरू करें तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी किन्हीं और डॉक्टर साहिबान को कोई क्वेश्चन? तो हम इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन था उसको भी। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर जी। सर मैं भुवनेश्वर से बोलता हूँ, प्रदीप महापात्रा। जी सर जी। अच्छा, ये मेरा पास एक पेशेंट आया था जी। तो उसका जो है 2-3 साल पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका हेड में चोट आया था जी सर। उसी दिन से उसका आई बॉल जो है ना, अप्थलमेजिया शायद है, उसका आई बॉल सर मूवमेंट करता नहीं। जी आई बॉल जो है, जी डोला जो है जी वो जी मूवमेंट करता नहीं, और उसका जो विजन जो 2-3 फुट का दूरी से वो देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता है सर। जी जी जी। तो मैं सर उसको तो जनरली क्या दूं सर उसके लिए सर? सर और इनके खाने पीने के क्या सिम्टम बने हैं? खाने पीने का ठीक है सर, खाने पीने का कोई ऐसा कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है ही इनको नहीं अदर कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी तरह की? सर। फिर हम प्योरली उसके बेस पे जा सकते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम के बेस पे जा पैरालिसिस सकते हैं हम ना। और नर्वस सिस्टम इसमें, जी 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 जी। क्योंकि उसका आई बॉल सर पैरालाइज हो गया है, मुझे जहां तक समझ में आता है। जी जी जी। तो मैं पैरालिसिस का फॉर्मूला दूं क्या सर उसको? हाँ आप उसमें कीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं, H5 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक वही है है कि ठीक। A1 और F1 को अल्टरनेटिव कैसे करना है वो थोड़ा हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसमें ना। अच्छा अच्छा जी, अच्छा क्योंकि कई बार A1 अच्छा। F1 एक साथ यूज करके भी पेशेंट जो होता है वो हाइपर कंडीशन में चला जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो उसका ऐसा 2-3 साल हो गया है सर, अभी वो स्टेबल हो गया है, मगर यही नहीं, उसका वो दिक्कत है। सिर्फ वही कंडीशन नहीं ना, हाइपर पे बोलेंगे हम। मान लीजिए एकदम से उसको इरिटेशन बन जाए, एकदम से सर ऑप्टिक नर्व का प्रेशर रिलीज हो जाए तो वो ब्लाइंडिंग आई बन जाए, प्रेशर अच्छा ज्यादा हो जाए
तो डलनेस आना शुरू हो जाए, है ना। हाँ सर, हाँ तो सर। इसलिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला चलाना पड़ेगा कि पहले एक बार हल्का हल्का करके रिलीव आना शुरू हो, अच्छा, क्योंकि है तो ये दबाव ही है ना, और तो कुछ है नहीं, क्लोटिंग ही है। कोई क्लोट ऐसा है जो बॉडी हाँ, में फंस गया है, ठीक है, रह गया है। अब जब वो हाँ, निकलेगा हाँ। तो उस समय फिर वो दिक्कत तो करेगा ही करेगा ना। अब मान दिक्कत लीजिए करेगा। आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके देते दौरान उसके साथ कुछ उन बुरा नहीं होगा, पर हाइपर एक्टिविटी तो होगी ना। अब वो पेशेंट समझने के लिए Hyperactivity तैयार होगा। नहीं हो। अब मान लीजिए एक हमारे बड़े डॉक्टर साहब, कोई साहब डॉक्टर है, उनके पास वो पेशेंट जाएगा ना, तो अगर वो उस अगर मैं एक फ्रैंक शब्द में बोलूं, अगर उसको ऐसा भी लगेगा कि वो मर भी रहा है, तो भी वो चुप रह जाएगा उस समय, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला डॉक्टर ने कुछ उसको बोला है, ठीक है। पर वहीं पे अभी जी क्या है सर। कि आप के लिए उसका उस तरह का एक ट्रस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, पर एक उस तरह से आपका और उसका एक इंटरेक्शन नहीं हुआ है ना, ना ही आपका उस तरह का एक फेस वैल्यू बन पाया अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए कभी भी हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे एकदम से सडनली, खासकर जब हम इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में थे, कि सडनली पेशेंट के अंदर कोई हाइपर चेंजेस आए, क्योंकि अगर वो हाइपर चेंज आएगा, अच्छा चेंज आए तो आपकी वाहवाही करेगा, अगर थोड़ा बुरा चेंज आए तो वो आपको पकड़ लेगा, है ना। इसलिए न्यूट्रल होकर चलना चाहिए कम से कम तो 1.5 महीने के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बाकी फॉर्मूला में आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, अगर मैं फॉर्मूला आपको पूरा डाल देता हूँ सर। सर, जी जी ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू। मैं क्वेश्चन भी लूंगा, उसके साथ मैं अपना कंक्लूजन भी करता रहूं साथ में। तो आज मैंने आपसे सिरप्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी वो 3 सिरप वाली और कुछ नहीं तो अगले 6 महीने के अंदर आप अपने कम से कम 10 पेशेंट के ऊपर उन 3 सिरप के जो प्रोटोकॉल है उसको आजमा के देखेंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप उसमें 10 को आजमाएंगे तो 10 में से 8 पेशेंट आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा और आपके साथ लंबे समय तक चलने के लिए रेडी होगा। इस तरह से आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे चल के हम और भी पेटेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑर्गन वाइज डिस्कस करेंगे, और आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स को आप तक पहुंचाया जा सके, यूज करने के तरीके को दोबारा डिस्कस किया जाए। इन सारी चीज़ों के साथ मैं अपने आज के सेशन को विराम दूंगा। सर जी एक जी मिनट सर, जी सर, प्रशांत प्लीज बोल रहा हूँ सर। प्लीज जी सर। सर ये क्या है कि हमारे साथ एक पेशेंट है, जी। तो उनका थोड़ा आई साइट में प्रॉब्लम है, उनको जो डिजीज है सर, जी। वो कौन सा डिजीज है वो खुद बात करेंगे सर, थोड़ा सा चाहेंगे सर। हाँ बोलिए। हेलो जी सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। जी हमको थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम है। तो आँख का प्रॉब्लम क्या है, हम 100% ब्लाइंड नाउ। ओके। तो थोड़ा सा 2 मिनट में अपना हिस्ट्री बताना चाहते हैं जी कि बचपन में हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया था, रतौंधी जिसको कहते हैं। जी तो उसमें डॉक्टर ने कोई दवाई दिया था, दवाई का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो तो हमारा जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो तो खत्म हो ही गया और बहुत अच्छा लाइट आ गया। जी दवाई का नाम याद नहीं है। जी दूसरी बात कि एक बार हमको आंख में चोट भी लगा था। जी। नाइट तीसरा ब्लाइंडनेस से बात पहले, नाइट कि ब्लाइंडनेस के बाद लगा था सर? जी नाइट ब्लाइंडनेस से पहले लगा था या नाइट ब्लाइंडनेस के बाद लगा था? नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद लगा था, चोट ओके लगा था। ओके। अच्छा, तीसरी बात कि हम बचपन में हाथ में लेके पटाखा छोड़ देते थे। तो एक बार हमने बम छोड़ा ना तो वो नहीं फटा, तो जैसे हाथ में उठाया वो ब्लास्ट कर गया, जी तो पूरा बारूद टारूद आंख में चला गया। जी संजोग की कुआं पर थे, बाल्टी में पानी भरा हुआ, उसमें आंख डुबाए जी तो हमको रिलीफ महसूस हुआ। और ये क्रिया कर हम 10-20 मिनट आधा घंटा तक किए तो हम 100% ठीक हो गए। जी। लेकिन हमको लगता है कि कुछ न कुछ बारूद का अंश आंख में रह गया, जिसके चलते हमारा रेटिना कमजोर हो गया। रेटिना एकदम 100% काम नहीं कर रहा है, सर इसलिए हम देख नहीं पा रहे। दर्द भी होती है आपको सर में या आंख में कहीं पे? जी दर्द भी होती है कहीं पे सर या आंख में नहीं कहीं पे? नहीं 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 नहीं, कोई न लहर न दर्द न कुछ नहीं। ओके तो चलिए क्या ठीक है किया जाए आपसे? जी। जी मेरे पास आपकी जानकारी आ गई है। अब ऐसा है कि पहले हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा ना। ट्रायल एंड एरर का मतलब कि कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिससे हल्का सा कुछ जी जी आपके अंदर जी बदलाव आए, फिर अगर उससे आता है जी तो जी फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरा करना पड़ेगा, है ना। जी तो जी इस तरह जी। से कोई बात नहीं, अच्छा, हम ये एक डॉक्टर साहिबान से हम एक बात मिनट करके आपको आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक मिनट सर, जी मीटिंग खत्म कर लेके है। ठीक है सर, जी सर। जी जी थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सर। ओके कर देंगे सर, थैंक जी यू सर। थैंक यू। बताना बाकी
अच्छा किया सर ने ये क्वेश्चन किया। जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसमें हमें मालूम नहीं है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो उस समय हमें उस ऑर्गन सिस्टम की बेसिक रेमेडी को यूज़ करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी इस पेशेंट को हमें इन जनरल कुछ नहीं देना, सिर्फ S12W ही देना है। अगले 1 से 1.5 महीने तक S12W को, मेमरोटोन सिरप को 1 नंबर, 7 नंबर और 17 नंबर की टैबलेट को एडमिनिस्ट्रेट करवा के देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेस पे हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको करें, रिजल्ट को भी आपसे शेयर करेंगे। बाकी जो ग्रुपिंग वाला जो आपको मैंने बता दिया है, जल्दी हमारी वेबसाइट अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, www.ravisanindia.com। आप इसके ऊपर अभी सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको कल को एक पोर्टल मिलेगा जिसपे आप अपने आप को साइन इन करेंगे और अपने डिजीज के नाम भरेंगे, उस डिजीज के ग्रुप्स के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा और ये सारा जो काम होगा ये वेबसाइट के जरिए होगा। हाँ, इसके चार्जेस होंगे, पर आप लोगों के लिए वो चार्जेस नहीं होंगे। जिस पर्सन को हमारा जो ये ग्रुप है ना, जिस ग्रुप से आपको अभी मिल रहे हैं, उस ग्रुप से इसका लिंक मिलेगा डायरेक्टली, वो फिर हमसे एक ऑथेंटिकेशन नंबर लेगा, उसको भरेगा तो उसको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हम उसमें कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपकी मैगजीन होती है साल, और कुछ नहीं, साल में 2 बार 3 बार मैगजीन निकलती है, आपके कुछ फंक्शन होते हैं, उसके लिए आपको बुला के सम्मानित कर सकते हैं, आपको उन फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट्री इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 उसकी फीस रखेंगे, मान लीजिए 500 रुपये फीस रखी, पर उसके बदले में आपको कुछ दिया भी जाएगा ऐसे भी। पर अगले 5 साल के लिए जो भी हमारे इन सेशंस में जुड़े हुए पर्सन हैं, जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के उस ग्रुप से जुड़ेंगे, में ज्वाइन करेंगे, उनसे कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं लगेगी अगले 5 साल के लिए। और अगले 5 साल के बाद ऐसा नहीं होगा कि 10,000 फीस होगी, 20,000 फीस होगी, 100 रुपया, 500 रुपया, इससे ऊपर कोई भी फीस नहीं जाने वाली होगी। वो भी आज से 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ जल्दी आपको हमारी वेबसाइट का शुभ समाचार भी मिल जाएगा और आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन्स करने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकें। सर वेबसाइट का क्या है सर? www.ravisanindia.com। अच्छा सर, इस पे आप अभी भी चेक करेंगे, वेबसाइट बन चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, बस इस पे अपडेटेशन किए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। अपनी बात को खत्म करते हुए लास्ट बार फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी 6 महीने में 30 पेशेंट को चेक करें और अपनी प्रैक्टिस को आज से 100 गुना ज़्यादा बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी, मैंने नागपुर से अरविंद मंडल बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, हम लोग तो लिस्ट भेज दिया तो सर मैंने आपको अभी बताया एक्चुअली क्या, अब हम वेबसाइट पे करेंगे सब कुछ ना। उस वेबसाइट पे आपको लोग, आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा उस वेबसाइट में, ठीक है। फिर वहाँ पे जो भी आपकी बीमारी होगा उसका नाम लिखा गया होगा, आप उस पे जाके जो आपका लॉगिन ID बना होगा ना, आप उससे अपना उसमें लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे। वो तो पहले आप जो बताया था मैसेज ही करने के लिए, सर वो तो आपने वो कर दिया ना, पर अब ऐसा है कि हमें हमारे जो एक्सपर्ट है उसकी भी तो गोपनीयता को बना के रखना है ना। अब मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनको तो फोन ही आता रह जाएगा हमेशा, है ना। पर ऐसी कुछ चीज होगी तो उन चीजों से उनके लिए बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, वो आपसे लाइव बात करेंगे, वो आपको अपनी प्रैक्टिस लाइव करते हुए दिखाया करेंगे, सब कुछ लाइव हुआ करेगा। वेबसाइट आपको काफी ज्यादा नई फैसिलिटीज देने वाली है। तो उसका सर्च करना पड़ेगा www.ravisanindia.com। जी ठीक है, ओके, बन गया है, अपडेट सारे किए जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी समय फिर से दोबारा मुलाकात होगी। ओके, ओके, थैंक यू।